कक्षा 12 में आज हम अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आनुवांशिकता या वंशागति के बारे में। आनुवांशिकता को हेरिडिटी तथा वंशागति को इनहेरिटेंस कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, जबकि ऐसे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी अर्थात माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आनुवांशिकता का शब्द आते ही सर ग्रेगर जॉन मेंडल को याद किया जाता है। इससे पहले भी आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा होगा। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बनाए और आनुवांशिकी की नींव रखी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स अथवा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो याद रखना है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। और कभी कभी ऐसा भी पूछा गया कि केवल आनुवांशिकी का जनक कौन है, तब भी मेंडल को याद रखना है। 1865 में वंशागति के नियमों को तैयार करने के बाद इन्हें 1866 में छापा गया, लेकिन 34 वर्षों तक इस ओर किसी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। इसके बाद सन 1900 में जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज तथा ऑस्ट्रिया के सेरमैक नामक वैज्ञानिकों ने इन नियमों को देखा और इनकी पुनर्खोज की। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था जिसे पाइसम सैटाइवम कहा जाता है। जिन विशेषताओं के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन अपने संकरण प्रयोग के लिए किया, अब उन विशेषताओं को समझेंगे। मटर एक फसली पौधा है, अर्थात इसे हर वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसकी आयु 2 से 3 महीने में पूरी हो जाती है। ये साइज में भी छोटा होता है और इसे संभालना भी सरल होता है। इसके फूल द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं और ये पुष्प बंद होते हैं, जिसके कारण इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। इनमें परपरागण की कोई संभावना नहीं होती है। इनमें बीजों की संख्या भी काफ़ी अधिक प्राप्त हो जाती है। मटर के पौधों में इनके पुष्पों में कृत्रिम रूप से परपरागण कराया जा सकता है। इनका जीवन चक्र कम अवधि में ही पूरा हो जाता है और पीढ़ी के परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। मटर के पौधों के लिए इनके बीजों के अंकुरण के लिए, इनकी वृद्धि के लिए अथवा इनके पुष्पन के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है और इन पर अध्ययन किया जाता है। और यही कारण रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अब इस चार्ट के द्वारा हम मेंडल के द्वारा लिए गए मटर के पौधे में संकरण के समय जिन लक्षणों को चयनित किया गया था उन लक्षणों को समझेंगे। मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। विपर्यासी का मतलब होता है विरोधी, अर्थात जैसे कोई पौधा लंबा है तो उसका विरोधी हो जाएगा बौना, किसी पुष्प का रंग बैगनी है तो उसका विरोधी हो जाएगा सफ़ेद। तो सबसे पहला जो लक्षण था वो थी तने की लंबाई, दूसरा लक्षण फूल का रंग, तीसरा है फूल की स्थिति, चौथा है फली का आकार, पांचवा लक्षण था फली का रंग, छठवां था बीज का आकार और सातवां है बीज का रंग। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तने की लंबाई में लंबा और बौना, फूल का रंग है बैगनी या सफ़ेद, फूल की स्थिति है अक्षीय या अंत मतलब शीर्षस्थ, फली का आकार है फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ, फली का रंग है हरा या पीला, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार तथा बीज का रंग है पीला या हरा। अब हम पढ़ाएंगे आनुवांशिकी से संबंधित कुछ सामान्य शब्द जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जीन। वैसे तो जीन की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षण की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम जीन कहते हैं। जीन
आनुवांशिकी की मूल इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहलाती है। मेंडल के समय में जीन को कारक कहा जाता था, लेकिन बाद में जॉनसन ने इस कारक को जीन नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे जीनोम। जीवधारियों में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों के सेट को जीनोम कहते हैं, जो कि युग्मकों के द्वारा वंशागत होता है। अब पढ़ेंगे दृश्य रूप तथा जीन रूप, अर्थात फिनोटाइप और जीनोटाइप। इस चित्र के माध्यम से हम फिनोटाइप और जीनोटाइप को समझने का प्रयास करेंगे। फिनोटाइप अर्थात दृश्य रूप का मतलब होता है जो हमें सामने आंखों से दिखाई दे, जैसे कि लंबाई या कलर, पुष्पों का रंग, ये एक दृश्य रूप हुआ अर्थात फिनोटाइप हुआ। जबकि इसे उत्पन्न करने वाला जो भी जीन होगा, जीन जोड़ी होगी, उसे हम इसका जीनोटाइप कहेंगे, जीन रूप कहेंगे। वो हमें दिखाई नहीं देता है, ना ही कहीं शरीर पर लिखा होता है। उसे केवल संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आर आर, डी डी, कैपिटल वाई वाई, डब्लू डब्लू। तो ये होता है जीनोटाइप। जबकि उसके द्वारा जो भी लक्षण प्रकट होता है, सामने दिखाई देता है, उसे कहते हैं दृश्य रूप, फिनोटाइप। अब समझेंगे संकर तथा संकरण, अर्थात हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो जनकों अर्थात पेरेंट्स के बीच में संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली संतान में दोनों ही जनकों के लक्षण एक साथ चले जाते हैं। इस प्रकार वो संतान संकर, हाइब्रिड कहलाएगी। जबकि तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराने की प्रक्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब समझेंगे एलील या एलीलोमॉर्फ। वैसे तो जीन के विभिन्न रूप को ही हम एलील कहते हैं। यदि इसे परिभाषा के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़ी को एलील कहा जाता है, जबकि तुलनात्मक रूपों को हम एलीलोमॉर्फ कह सकते हैं। एलील या एलीलोमॉर्फ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब समझेंगे समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी, अर्थात होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इस चित्र में दिखाए गए जो पक्षी हैं, इन पक्षियों में समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों ही कंडीशन दिखाई दे रही हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन समान हों तो इस दशा को कहते हैं समयुग्मजी। जैसे कैपिटल आर, तो दोनों जगह कैपिटल आर आर हो गया, कैपिटल डब्लू, कैपिटल वाई, तो ये समयुग्मजी। स्मॉल ए, स्मॉल सी, ये समयुग्मजी हो गया। लेकिन विषमयुग्मजी का मतलब है कि जब एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, इसे हम विषमयुग्मजी रूप कहते हैं। अब समझेंगे प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण, अर्थात डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या प्राणियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं उन सभी लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और ऐसे जीन्स को प्रभावी जीन्स कहा जाता है। जबकि तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या प्राणी में संकरण कराने पर जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं, अर्थात छिपे रह जाते हैं, उन सभी लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, और इनसे संबंधित जो जीन होते हैं उन्हें अप्रभावी जीन कहते हैं। अब समझेंगे संकर पूर्वज संकरण, अर्थात बैक क्रॉस। इसे हम विपरीत संकरण के नाम से भी जानते हैं। जब F1 पीढ़ी के किसी पौधे या किसी प्राणी का क्रॉस उसी के जनक पौधे से करा दिया जाए या जनक प्राणी से करा दिया जाए तो इस तरह से ये क्रॉस उल्टा बनेगा, और इसीलिए इसे कहते हैं बैक क्रॉस। अब समझेंगे परीक्षण संकरण, अर्थात टेस्ट क्रॉस। युग्मकों की शुद्धता की पुष्टि के लिए जब F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस उसी के अप्रबल लक्षणों वाले, अच्छा स्मॉल लेटर में जो लिखा रहता है स्मॉल टी, स्मॉल डी, स्मॉल डब्लू, ये सब अप्रबल लक्षणों वाले होते हैं, तो जब उसी के अप्रबल लक्षणों वाले पौधे से कराते हैं उसका क्रॉस, F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस उसी के अप्रबल लक्षणों वाले पौधे से कराते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने 1903 में की। उन्होंने मिरेबिलिस जलापा, जिसे जापानीज़ 4 o'clock पौधा भी कहा जाता है, इसे हम सामान्य भाषा में गुलाबांस भी कह सकते हैं, इन्होंने एक शुद्ध लाल फूलों वाले पौधे का क्रॉस एक शुद्ध सफ़ेद फूलों वाले गुलाबांस के पौधे से कराया। तो अगली पीढ़ी में इन्हें सभी पौधे
गुलाबी फूलों वाले प्राप्त हुए। अब गुलाबी को न तो लाल कहा जा सकता है और ना ही गुलाबी को सफ़ेद कहा जा सकता है, तो इसका मतलब हो गया कि लाल फूलों वाला जो जीन है वो प्रभावी नहीं रहा अगली पीढ़ी में, इसीलिए उसने लाल पुष्प उत्पन्न नहीं करा पाए। और सफ़ेद वाला भी प्रभावी नहीं रहा, इसीलिए सफ़ेद वाले पुष्प उत्पन्न नहीं हुए, और दोनों के मिलने से एक नया लक्षण बन गया, अर्थात गुलाबी पुष्प बन गए। तो यहाँ पर लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्पों के जीन अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए। इस तरह की प्रभाविता को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाएगा। अब समझेंगे समप्रभाविता या सहप्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस। इस चित्र में दिखाया गया है कि जब लाल बालों वाली एक गाय का क्रॉस हमने सफ़ेद बालों वाली गाय मेल से कराया, तो अगली जेनरेशन में जो भी पशु तैयार होंगे तो उन पशुओं में दोनों प्रकार के कलर उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात लाल बाल भी हैं और सफ़ेद बाल भी हैं। इसका मतलब है कि लाल बाल से संबंधित जो जीन था उसने अपने लक्षणों को अगली पीढ़ी में जाके दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया और लाल बालों को उत्पन्न किया। लेकिन सफ़ेद वाले जो थे उन्होंने भी उसी प्रकार से अपने लक्षणों को प्रदर्शित किया है। दोनों प्रकार के लक्षणों वाले जीन ने अगली जनरेशन में जाकर, अगली पीढ़ी में जाकर अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति समान रूप से करी है, और जो संतान है वो चितकबरी हो गई है दोनों रंगों की। इसलिए ऐसी प्रभाविता को हम समप्रभाविता या सहप्रभाविता कहते हैं।